होली आने वाली थी, लेकिन इस बार उस छोटे से गांव बिरपुर में रंगों की नहीं, डर की तैयारी चल रही थी। गांव के चौपाल में शाम ढलते ही लगभग सभी बुजुर्ग और गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी धर्मदास ने अपनी भारी आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, होली आने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, इसलिए एक बात हमेशा की तरह इस बार भी याद रखो। चौपाल में बैठा हर आदमी चुप हो गया। धर्मदास ने आगे कहा, गांव की कोई भी नई नवेली बहू होली के दिन गांव में नहीं रहनी चाहिए। भीड़ में बैठे एक आदमी ने पूछा, धर्मदास काका, अब तो इतने साल हो गए, क्या सच में अभी भी वही खतरा है? धर्मदास की आंखों में अचानक डर उतर आया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कुछ श्राप ऐसे होते हैं बेटा, जो समय के साथ खत्म नहीं होते, और ये शाप हमारे गांव के साथ पिछले 35 सालों से जुड़ा हुआ है। इतना सुनते ही चौपाल में बैठे कई लोग असहज होकर इधर उधर देखने लगे। एक और आदमी बोला, पिछली बार भी तो होली वाले दिन वही हुआ था, सरिता की मौत। ये नाम सुनते ही पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। धर्मदास ने कठोर आवाज में कहा, बस उसका नाम मत लो। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा, जिसके घर में भी नई बहू है, उसे कल सुबह तक उसके मायके भेज दो। अगर कोई बहू होली के दिन यहां रही तो इस बार भी अनर्थ होगा। ये कहकर धर्मदास उठ गए। गांव वाले धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे, लेकिन जाते जाते हर आदमी के मन में वही सवाल था, आखिर होली से गांव इतना डरता क्यों है? उसी गांव में नंदिता अपने आंगन में बैठकर फूल चुन रही थी। उसकी मां कुसुम रसोई से आवाज लगाती है, नंदिता, जरा जल्दी कर, अभी मंदिर भी जाना है। नंदिता मुस्कुराते हुए बोली, आ रही हूँ माँ। लेकिन तभी बाहर से पड़ोसन कमला चाची की आवाज आई, कुसुम, अरे कुसुम, बाहर आओ। कुसुम जल्दी से बाहर आई। क्या हुआ कमला बहन? सुना तुमने? धर्मदास काका ने फिर वही चेतावनी दी है। हाँ, सुना मैंने। कुसुम का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कमला ने चिंतित होकर कहा, मेरी बहू तो पिछले महीने ही घर आई है, मैं तो उसे कल ही उसके मायके भेज रही हूँ। कुसुम कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीमे से कहा, सही कर रही हो बहन, ये जोखिम लेने का समय नहीं है। आंगन में बैठी नंदिता उनकी बातें सुन रही थी। वो हंसते हुए बोली, माँ, आप लोग अभी भी इन बातों पर विश्वास करते हो? भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी कमला चाची ने गंभीर होकर कहा, बेटी, कभी कभी सच हमारी समझ से बड़ा होता है। नंदिता ने बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस बार की होली उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसी शाम नंदिता अपने कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, रिया कॉलिंग। नंदिता खुश होकर फोन उठाती है। ओहो, मैडम को मेरी याद आ ही गई। अरे पगली, तुझे भूल सकती हूँ क्या? झूठी, 2 महीने से फोन नहीं किया। चल मानती हूँ, गलती मेरी है, लेकिन इस बार मैं तुझे ऐसा सरप्राइज देने वाली हूँ कि तू सारी शिकायत भूल जाएगी। क्या सरप्राइज? बस 2 दिन इंतजार कर। देख, अगर सरप्राइज अच्छा नहीं हुआ ना तो दोस्ती खत्म। मुझे पूरा यकीन है ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। इतना कहकर फोन कट गया। नंदिता मुस्कुराई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रिया का ये सरप्राइज जल्द ही एक भयानक हादसे में बदलने वाला है। उसी रात गांव में अजीब सा सन्नाटा था। जैसे जैसे होली नजदीक आ रही थी, लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे थे। कुत्ते भी उस रात अजीब तरह से भौंक रहे थे और गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास एक टूटा हुआ पुराना कुआं था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में कभी कभी पायल की आवाज सुनाई देती है। उस रात भी हवा अचानक तेज चलने लगी, पेड़ की सूखी डालियां हिलने लगी और तभी कुएं के अंदर से बहुत धीरे एक आवाज आई, छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन सुबह गांव का माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब था।
सूरज निकल आया था, लेकिन गांव की गलियों में वो रौनक नहीं थी जो आम तौर पर होली से पहले हुआ करती थी। हर घर में एक ही बात चल रही थी, नई बहू को मायके भेज दिया क्या। गांव के कई घरों से सुबह सुबह बैलगाड़ियां और मोटरसाइकिलें निकल रही थीं। हर कोई अपनी नई बहू को जल्दी से जल्दी गांव से दूर भेज देना चाहता था। नंदिता ये सब देखकर हैरान थी। वो अपनी माँ से बोली, माँ, ये सब लोग सच में डरते हैं क्या? इतने सालों से एक ही बात दोहराते जा रहे हैं। कुछ बातें मजाक नहीं होती बेटी, इस गांव ने बहुत कुछ देखा है। नंदिता ने फिर भी हंसकर कहा, माँ, अगर सच में कोई भूत होता तो आज तक किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? कुसुम कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी बाहर से किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। इस समय गांव में कौन आया होगा? जाकर देख तो सही। नंदिता जल्दी से दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दरवाजे के सामने रिया खड़ी थी, लेकिन रिया अकेली नहीं थी। उसके साथ एक युवक भी खड़ा था। रिया के माथे पर ताजा सिंदूर था, हाथों में लाल चूड़ा और गले में मंगलसूत्र। नंदिता के मुंह से अनायास निकला, रिया, ये क्या? सरप्राइज! ये है आदित्य, और अब ये मेरे पति हैं। तुमने शादी कर ली? हाँ, हमने पिछले हफ्ते कोर्ट मैरिज कर ली। रिया ने कहा कि उसकी सबसे प्यारी दोस्त नंदिता है, इसलिए सबसे पहले हम तुमसे मिलने आए हैं। लेकिन नंदिता का चेहरा खुशी से नहीं, डर से पीला पड़ चुका था। वो घबरा कर बोली, रिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या तुम्हारे गांव में नई दुल्हनों की एंट्री बैन है? तुम समझ नहीं रही हो, ये मजाक का समय नहीं है। नंदिता की आवाज कांप रही थी। तभी पीछे से कुसुम भी बाहर आ गई। जैसे ही उसकी नजर रिया के चूड़े और सिंदूर पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, तुमने शादी कर ली? हाँ आंटी। लेकिन कुसुम के चेहरे पर खुशी नहीं, गहरी चिंता थी। वह तुरंत बोली, बेटा, तुम लोग तुरंत यहाँ से वापस चले जाओ। आज चले जाओ अभी और आना। आंटी, इतनी जल्दी क्या है? हम तो यहाँ होली मनाने आए हैं। ये सुनते ही कुसुम की आंखों में डर उतर आया। वह लगभग फुसफुसाते हुए बोली, यही तो सबसे बड़ी गलती है। क्या मतलब है आपका? रिया, हमारे गांव में नई दुल्हन होली नहीं मना सकती। ओह, कोई पुरानी परंपरा होगी। नहीं, ये परंपरा नहीं है, ये श्राप है। रिया और आदित्य दोनों चुप हो गए। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आदित्य मुस्कुरा कर बोला, देखो, हम शहर के लोग हैं, हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। हम भी नहीं करते थे बेटा, लेकिन जब अपने सामने मौत देखी हो तब इंसान विश्वास करना सीख जाता है। आंटी, आप लोग हमें डरा क्यों रहे हैं? हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बचाना चाहते हैं। तभी अचानक आसमान में बादल घिरने लगे। हवा तेज हो गई। गांव की गली में बैठे कुत्ते अचानक जोर जोर से भौंकने लगे। आदित्य बोला, चलो रिया, हम अभी वापस चलते हैं। वह गाड़ी की तरफ बढ़ा। सब लोग भी उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगे। आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की, गाड़ी फिर भी चालू नहीं हुई। आदित्य ने हैरानी से कहा, अजीब है, अभी तो बिल्कुल ठीक थी। नंदिता के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, मतलब अब तुम लोग आज रात यहीं रुकने वाले हो? कोई बात नहीं, सुबह मैकेनिक बुला लेंगे। लेकिन नंदिता और कुसुम की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्हें पता था आज रात के बाद शायद सुबह देखने के लिए हर कोई जिंदा नहीं रहेगा। आदित्य की सांसें तेज हो गई थी। उसके सामने खड़ी रिया की आंखें अब बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं, जैसे उनमें कोई जीवन ही नहीं बचा हो। हवा अचानक और ठंडी हो गई। आंगन में टंगी लालटेन अपने आप हिलने लगी। रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों में पायल की आवाज गूंज रही थी।
छन छन छन। आदित्य घबरा कर बोला, रिया, ये क्या कर रही हो तुम? मजाक मत करो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन रिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, डर? डर तो अभी शुरू हुआ है। ये आवाज रिया की नहीं थी, ये किसी और की आवाज थी जो उसके अंदर से आ रही थी। अचानक रिया का शरीर जोर से कांपने लगा। उसके बाल हवा में बिखर गए और अगले ही पल वह जमीन से लगभग 2 फुट ऊपर हवा में उठ गई। आदित्य के मुंह से चीख निकल गई। नंदिता? उसकी आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी भागे। जैसे ही उन्होंने आंगन का दृश्य देखा, उनकी रूह कांप उठी। रिया हवा में झूल रही थी, उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसके मुंह से एक भयानक हंसी निकल रही थी। नंदिता कांपते हुए बोली, नहीं, ये वही है। कुसुम की आंखों में डर उतर आया। हे भगवान, फिर से वही आत्मा। आंटी, रिया को क्या हो गया है? और उसने सीधे नंदिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। रिया के मुंह से आवाज आई, हमने कुछ नहीं किया। फिर उसकी आवाज अचानक गुस्से में बदल गई, तुम सब मुझे जानते हो। रिया जोर से हंस पड़ी। 35 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, रूपा। रूपा पूरे गांव में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत क्रूर थी। वो गांव के ही एक लड़के अर्जुन से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन गांव के जमींदार का बेटा विक्रम भी रूपा को चाहता था। विक्रम को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि रूपा किसी और की हो जाए। होली का दिन था। पूरा गांव रंगों में डूबा हुआ था। रूपा अपने घर के पीछे वाले रास्ते से अर्जुन से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में विक्रम और उसके दोस्त खड़े थे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, कहां चली रूपा? आशिक से मिलने जा रही हो? रूपा ने गुस्से में कहा, विक्रम, मेरा रास्ता मत छोड़ो। लेकिन विक्रम ने जबरदस्ती उसके चेहरे पर रंग लगा दिया। उस रंग में नशा मिला हुआ था। कुछ ही सेकंड में रूपा चक्कर खाकर गिर गई। विक्रम और उसके दोस्तों ने उसे उठाया और गांव के बाहर पुराने कुएं के पास ले गए। जब रूपा को होश आया, वो रोने लगी, मुझे जाने दो, मुझे अर्जुन के पास जाना है। लेकिन विक्रम की आंखों में पागलपन था। उसने कहा, आज तो तुम सिर्फ मेरी रहोगी। और उसने रूपा को सीधे कुएं में धक्का दे दिया। उस दिन होली के रंग खून से मिल गए थे। रिया की आंखों से खून की पतली धार बहने लगी। वो चीखते हुए बोली, तुम सब ने मुझे जाना, लेकिन किसी ने मुझे बचाया नहीं। आदित्य डर के मारे कांप रहा था। लेकिन नई दुल्हनों को क्यों? रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज अचानक दुख से भर गई, क्योंकि मैं कभी दुल्हन नहीं बन पाई। अचानक उसका चेहरा फिर भयानक हो गया और इसलिए उसने चीखते हुए कहा, कोई भी दुल्हन खुश नहीं रहेगी। इतना कहकर वो बिजली की गति से आदित्य की तरफ झपटी। आदित्य पीछे हट गया। नंदिता रोते हुए बोली, हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दो। और तभी गांव के बाहर वाले पुराने कुएं की दिशा से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से कुएं की दीवार पर चोट मारी हो। धम! सब लोग डर के मारे उधर देखने लगे। रिया अचानक शांत हो गई। उसने धीरे से कहा,